सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपना एमसीक्यू का 4 सेट हो चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी के, यानी हमने 200 क्वेश्चंस कर रखे ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस के पर सेट में। ठीक है, हमने क्या कवर किया? बैक्टीरियोलॉजी कवर की, वायरोलॉजी कवर की, इसके अलावा प्रियॉन्स भी देख लिए और साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक से एडवांस क्वेश्चन वो देख लिए। ठीक है, आज हम देख रहे हैं स्पेशल टॉपिक पैरासाइटोलॉजी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी खासी बनी रहती है पैरासाइटोलॉजी में। ठीक है, तो पैरासाइटोलॉजी में 50 हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे और जिनकी आने की संभावना अक्सर अधिक होती है। ठीक है, तो बेसिक से लेके एडवांस सारे पैरासाइट्स कवर कर लेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो सीख के जाना है। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो चैनल ज्वाइन करके रख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है मलेरिया से संबंधित। मलेरिया की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक जटिलताएं उत्पन्न करती है? जटिलताएं मतलब कॉम्प्लिकेशंस। क्वेश्चन देखें, विच स्पीसीज ऑफ मलेरिया इज नोन फॉर कॉजिंग द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात करूं तो मलेरिया किससे होता है? सिंपल सी बात है, प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम के 4 रूप होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवैली। ठीक है, ये 4 रूप होते हैं प्लाज्मोडियम के जो कॉज करते हैं मलेरिया। ठीक है, किससे कॉज करते हैं? फीमेल मॉस्कीटो एनाफिलीज से। फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो होती है, उससे कॉज होती है मलेरिया। ठीक है, अब देखो 4 रूप हो गए प्लाज्मोडियम के। अब पूछ रहा है इसमें से चारों में से कौन सा होता है जो सबसे खतरनाक होता है, सबसे घातक होता है और कॉज करता है मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सर सी, जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इससे क्या होता है? इससे फैलता है मैलिग्नेंट मलेरिया। ये चीज ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए मैलिग्नेंट मलेरिया या हिंदी में पूछा जाए दुर्दम मलेरिया, ये कौन कॉज करता है? ये कॉज करता है सर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये कॉज करता है दुर्दम मलेरिया या मैलिग्नेंट मलेरिया और यही कॉज करता है मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो सबसे खतरनाक रूप कौन सा है सर? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, इट कैन कॉज सेरिब्रल मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर एंड हैज द हाईएस्ट मोर्टेलिटी। ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी करके आपसे पूछा जाए। अभी देखो यही क्वेश्चन मैं सेम आगे भी लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछूंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना इस क्वेश्चन का अलग अलग फॉर्म में अलग अलग आपसे लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इट कैन कॉज सेरिब्रल मलेरिया, कई बार आपसे ही पूछ ले कि सेरिब्रल मलेरिया कौन सा इसमें से कॉज करता है, या आपसे पूछ ले ब्लैक वाटर फीवर कौन कॉज करता है। तो ये सारे रूप आप याद रखना प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से फैलता है। यही होता है जो मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन होता है फीता कृमि, जिसको हम बोलते हैं टेप वर्म। ठीक है, फीता कृमि या टेप वर्म संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सा नमूना विधि सर्वोत्तम है? विच इज द बेस्ट स्पेसिमेन फॉर द डायग्नोसिस टेप वर्म, जिसको हम बोलते हैं टीनिया या टीनिया सोलियम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टेप वर्म। ठीक है, तो टेप वर्म या टीनिया सोलियम की वजह से उसको हम डायग्नोस करने के लिए कौन सा स्पेसिमेन बेस्ट होता है? क्या ब्लड स्पेसिमेन बेस्ट होता है टेप वर्म के लिए? स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं या स्पुटम एग्जामिनेशन करते हैं? तो ठीक हो, याद करो अच्छे से, जब भी हम फीता कृमि की बात कर रहे हैं या टेप वर्म की बात कर रहे होते हैं तो हमें करना पड़ेगा स्टूल एग्जामिनेशन। ठीक है, क्यों करेंगे? एक्स हो गए या प्रोग्लोटिडिस ऑफ टीनिया आर फाउंड इन स्टूल सैंपल। ठीक है, जो एग्स होते हैं टीनिया सोलियम के, जो अंडे होते हैं वो कहाँ मिलेंगे? स्टूल सैंपल में ही मिलेंगे। तो बेस्ट क्या होगा? बेस्ट स्पेसिमेन की अगर मैं बात करूं फॉर डायग्नोसिस ऑफ टेप वर्म तो वो हो जाएगा स्टूल एग्जामिनेशन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन सुनो, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस किसके कारण होता है? ठीक है, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस इज कॉज्ड बाय एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेली, स्ट्रोंगिलोइड्स स्टेरकोलाइस, नेक्टर अमेरिकेनस या एनकाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस। ठीक है, अब बताओ इसमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा कॉज करेगा क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर डी, जो होता है एनकाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस। ठीक है, इट इज अ डॉग कैट हुकवर्म। ठीक है, अच्छा एनकाइलोस्टोमा को हम क्या बोलते हैं? हुकवर्म, हुक वर्म।
तो आपसे कई बार अगर यही पूछ ले कि हुकवर्म किसको बोलते हैं, तो एनकाइलोस्टोमा को बोलते हैं। और क्या होता है, ये डॉग या कैट का हुकवर्म होता है, ठीक है। कौन सा? एनकाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस, ठीक है। दैट कॉज क्रीपिंग इरप्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या कॉज करेगा? क्रीपिंग इरप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस किसके कारण होता है? एनकाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस के कारण होता है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, काला अजार। काला अजार या लेशमानियासिस ये किसके कारण होता है? ठीक है। काला अजार किस जीव के कारण होता है? काला अजार इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, लेशमानिया डोनोवानाई, गार्डिया लैम्बिया या एंटोमीबा हिस्टोलिटिका? अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार अच्छा देखो, जो भी डिजीज़ के मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये कैसे हो गए? ये पैरासाइट्स के डिजीज़ हो गए। कौन कॉज करता है इसका मैंने एक डिटेल्ड चार्ट बना के आपको प्रोवाइड किया था किस लेक्चर में, आपको पैरासाइटोलॉजी के फंडा बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने सेम बैक्टीरिया के भी डिजीज़ और उनके काज होने वाले कारक के नाम, और वायरस से भी होने वाले डिजीज़ और उनके कारक के नाम, इन तीनों के चार्ट आपको प्रोवाइड किए थे। वो चार्ट याद कर लेना, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन उस चार्ट से ही फंस जाएंगे, ठीक है। कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, आपको बीमारी का नाम दे देगा, किससे होता है भैया याद करो। अब कैसे याद करोगे? चार्ट में तो आपको सब इकट्ठा मिल जा रहा है ना, तो वहाँ से याद करो, आपको ज़्यादा फायदा देगा। तो वो चार्ट तीनों प्रिंट करा के अपने जहाँ भी पढ़ते हो दीवार पे ऐसे सामने चिपका दो। आप जब भी देखोगे पढ़ते टाइम, आपको 2-4 बीमारियां और उनके काज कौन काज करता है वो आपको दिमाग में छपता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। बहुत अच्छा चार्ट था, सारे डिजीज मैंने उसमें कवर करा रखे हैं, ठीक है। देखो, काला अजार कौन कॉज करता है? वो होता है लेशमानिया डोनोवानाई, ठीक है। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम कॉजिंग विसरल लेशमानियासिस। मैंने आपसे बोला था लेशमानियासिस, अगर काला अजार न देके आपसे पूछ ले लेशमानियासिस कौन कॉज करता है, तो भी लेशमानिया डोनोवानाई होगा, ठीक है। इट्स इनफैक्ट रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। तो आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि लेशमानिया डोनोवानाई किसको इन्फेक्ट करता है, तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, क्या कॉज करता है? लेशमानियासिस, जिसको हम बोलते हैं काला अजार। इतनी चीज़ क्लियर है काला अजार से संबंधित? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है। अगला सुनो, काला अजार के डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट लगाते हैं? ठीक है, काला अजार के निदान में कौन सा टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है? Which diagnostic test is used in काला अजार? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काला अजार तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, पढ़ के जाना है। देखो, पैरासाइटोलॉजी में कौन कौन से डिजीज इंपॉर्टेंट है? एक हो गई मलेरिया। मलेरिया मैंने पूरी साइकिल आपको पढ़ा रखी है उसी पैरासाइटोलॉजी वाले फंडा बॉक्स में, जरूर पढ़ लेना, बहुत अच्छा लेक्चर है वो। तो आपको मलेरिया यहाँ पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, आपको पढ़ना पड़ेगा काला अजार या लेशमानियासिस। इसके अलावा आपको एक और पढ़ना पड़ेगा, वो होता है वोचेरेरिया ब्रोनकफ्टाई वाला एलिफेंटियासिस, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। अगला देखो, काला अजार के डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट करते हैं? अब सुनो, क्या विडाल टेस्ट करते हैं, RK39 डिप स्टिक टेस्ट करते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं या कॉम्स टेस्ट करते हैं? देखो, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना, एलिमिनेटर मेथड लगा दोगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं आपको अच्छे से पता है, बहुत बार बता चुका हूँ। मॉन्टॉक्स किसके लिए करते हैं? सिंपल सी बात है, ट्यूबरकुलोसिस का स्किन टेस्ट होता है। कॉम किसके लिए करते हैं? ब्लड बैंक्स में मोस्टली यूज़ करते हैं। तो इसके लिए काला अजार के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं सर? RK39 डिप स्टिक टेस्ट, ठीक है। इट इज़ ए रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट स्पेसिफिक फॉर लेशमानिया डोनोवानाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि RK39 डिप स्टिक टेस्ट क्या ये एक स्पेसिफिक प्रजाति के लिए है? जी हाँ, बिल्कुल स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए है। कौन सी स्पीसीज के लिए है? तो लेशमानिया डोनोवानाई के लिए है। तब आपसे अगर आप पूछा जाए कि काला अजार या लेशमानियासिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? RK39 डिप स्टिक टेस्ट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन सुनो, अच्छा क्वेश्चन, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया बिल्कुल दिमाग में छाप लो, मैंने मलेरिया से जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो रखे हैं इन 50 के सेट में मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। मलेरिया से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मलेरिया किस पैराजीवी के कारण होता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच पैरासाइट? कौन सा पैरासाइट मलेरिया कॉज करता है? क्या गार्डिया कॉज करता है, एंटमीबा कॉज करता है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है या लेशमानिया कॉज करता है? अभी मैंने आपको प्लाज्मोडियम के 4 स्वरूप बताए, वो चारों कॉज करते हैं आपको मलेरिया। उसमें सबसे खतरनाक बताया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो सिंपल सी बात है, कौन सा पैरासाइट कॉज करेगा मलेरिया को? वो होगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया कौन फैलाता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो द्वारा फैलता है। इन्हीं चीज़ क्लियर है, आगे बढ़ जाओ।
मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज, कौन कौन से? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम ईटीसी, एंड ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। बहुत अच्छा लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगेन देखो, मैंने आपको बताया था फाइलेरियासिस, जो 3-4 डिजीज है ना पैरासाइटोलॉजी में, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फाइलेरियासिस रोग किस कीड़े के कारण होती है? फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय विच वर्म, कौन से वर्म से फाइलेरियासिस रोग होता है? इसी का सेकेंड नाम क्या है? एलिफेंटियासिस, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस, या हाथी पाँव हिंदी में बोलते हैं। हाथी पाँव आपने जरूर सुना होगा गांव वगैरह में बचपन में। हाथी पाँव रोग हो जाता है जिसमें पैर कैसा हो जाता है सर? हाथी के जैसा, यानी उसमें सूजन आ जाती है आपके पैर में और स्क्रोटम में, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं फाइलेरियासिस। ये कौन से वर्म द्वारा होता है सर? एस्केरिस से होता है, बोचेरेरिया ब्रोंकोफ्ट्राई से होता है, ट्राइकुरिस से होता है, या टीनिया से होता है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आंसर तो आपको सबको पता होगा ऑलमोस्ट। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है। कौन कॉज करता है? कॉज करता है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। अच्छा, ये इसका वाहक क्या होता है? इसका वाहक होता है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मॉस्कीटो एक होता है, ये इसका वाहक होता है। तो आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी का वाहक कौन सा होता है, या किस मच्छर के काटने से क्या होता है फाइलेरियासिस होता है, तो क्यूलेक्स के काटने से, ठीक है। दिस नीमेटोड, अच्छा ये वर्ड बार बार आते रहेंगे, जैसे हेलमिंथ हो गए, नीमेटोड हो गए, तो ये आपको समझते हो क्या है? जो आपने एनिमल किंगडम पढ़ा था, तो उसमें जो 12 किंगडम्स पढ़े थे, कहाँ से शुरू था? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके अलावा एस्केलमेंथीज, इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, तो उसी में आते हैं अपने नीमेटोड्स वगैरह, प्लेटीहेल्मिन्थीज वगैरह। तो इन्हीं को हम बोलते हैं नीमेटोड। नीमेटोडा के सदस्य को हम नीमेटोड बोल देंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य को प्लेटीहेल्मिन्थ बोल देंगे, हेल्मिन्थ शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, हेल्मिन्थ। तो ये सब चीज़ें कंफ्यूज मत होना, ये फाइलम का नाम है। इन्हीं फाइलम से हम इन कीड़ों के नामकरण भी कर देते हैं, ठीक है। तो दिस नीमेटोड क्या है? वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी नीमेटोड है। कॉज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ठीक है। ट्रांसमिटेड विया क्यूलेक्स मॉस्किटो, मैंने आपको बताया क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट होता है, इसका वाहक क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट ब्लॉक लिम्फ वेसल्स, ठीक है। क्या ब्लॉक होता है सर? क्या इसमें ह्यूमन का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो वो होता है लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना फाइलेरियासिस में क्या होगा? लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी, लीडिंग टू एलिफेंटियासिस। इसके बाद क्या हो जाएगा? हाथी पाँव हो जाएगा, पैर जैसा, हाथी जैसा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी पैर में और स्क्रोटम में, ठीक है। क्लियर है? अगेन सुनो अगला क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीनिया सोलियम संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है? टीनिया सोलियम इन्फेक्शन कॉज विच डिजीज? टीनिया सोलियम से भी क्वेश्चन आते हैं पैरासाइटोलॉजी में, ये भी अच्छा है। तो ये 3-4 नाम मैं जो फ्रिक्वेंटली ले रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। टीनिया सोलियम इन्फेक्शन कॉज बाय विच डिजीज, ठीक है। तो टीनिया सोलियम कौन सा डिजीज कॉज करेगा? एस्कैरियासिस कॉज करेगा, सिस्टिसर्कोसिस कॉज करेगा, फाइलेरियासिस कॉज करेगा, या मलेरिया कॉज करेगा? देखो, एस्केरियासिस तो होगा नहीं, फाइलेरियासिस हमने अभी देख लिया, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी करता है, ठीक है। तो वो क्या है? नीमेटोड है, प्लेटीहेल्मिन्थ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया हमने देख लिया, मलेरिया कौन कॉज करता है सर? प्लाज्मोडियम कॉज करता है। तो टीनिया सोलियम से क्या बचा? सिस्टिसर्कोसिस, ठीक है। टीनिया सोलियम इज अ पॉर्क टेपवर्म, ठीक है। पॉर्क मतलब, पॉर्क किसको बोलते हैं? सुअर, ठीक है, पिग, इसी को बोलते हैं पॉर्क। इट इज अ पॉर्क टेपवर्म, इट्स लार्वल फॉर्म कॉजेज सिस्ट्स इन ब्रेन, ठीक है। इसका जो लार्वल फॉर्म होता है ये ह्यूमन के लिए खतरनाक होता है। ये क्या कॉज करता है? ब्रेन के अंदर सिस्ट कॉज करता है, ठीक है। आइज एंड मसल्स, ब्रेन के अंदर हो गई, आइज के अंदर हो गई, मसल्स के अंदर हो गई, वहाँ सिस्ट कॉज करेगा, इसीलिए इसका नाम है सिस्टिसर्कोसिस, ठीक है। नाम में क्या आ रहा है? सिस्ट आ रहा है ना, तो सिस्ट कॉज करेगा कहाँ पर सर? ब्रेन के अंदर, आइज के अंदर, मसल्स के अंदर, ठीक है। टीनिया सोलियम क्या है? पोक टेपवर्म है। इसके अलावा ये क्या है? एक हेलमिन्थ है, हेलमिन्थ है। वुचेरेरिया क्या था? नीमेटोड था। तो ये चीज़ें भी याद रखना साथ के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगेन देखो, एक और इम्पॉर्टेंट वर्म, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है। हुकवर्म संक्रमण शरीर में कैसे प्रवेश करता है? हुकवर्म शरीर में कैसे प्रवेश करता है? हुकवर्म इंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू, कैसे घुसेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर? क्या ओरल रूट से घुसेगा हुकवर्म? कंटामिनेटेड फूड से घुसेगा? स्किन पेनिट्रेशन से घुसेगा? या ब्लड ट्रांसफर? अच्छा, इसको हुकवर्म कैसे बोलते हैं? जैसे मान लो ये इसका वर्म है, ठीक है, ये कीड़ा है, इसके माउथ पे ना एक ऐसे हुक जैसा बना रहता है, इसकी वजह से ये जाके अंदर
लटक जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हुकवर्म, ठीक है। इसके माउथ पर हुक जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको हुकवर्म। अब ये ह्यूमन के बॉडी में कैसे घुसेगा? स्किन रूट से, कंटेमिनेटेड फूड से, स्किन पेनिट्रेशन से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो इसका राइट आंसर है सर स्किन पेनिट्रेशन से, ठीक है। हुकवर्म, इसी को हम बोलते हैं एनकाइलोस्टोमा। बहुत अच्छे लाइन है, एनकाइलोस्टोमा की हम बोलते हैं हुकवर्म, या इसी को नेकेटर बोलते हैं, ठीक है। लार्वल पेनिट्रेट द स्किन टिपिकली फीट। अभी ध्यान रखो, कौन सी स्किन अगर पेनिट्रेट करना हो तो करेगा तो फीट, ठीक है। टिपिकली फीट एंड माइग्रेट टू लंग्स देन इंटेस्टाइन। पहले कहाँ माइग्रेट करेगा सर? लंग्स में जाएगा, इसके बाद फिर जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में इसके आगे जो माउथ पर हुक बने होते हैं वहां से इस हुक के द्वारा गड़ाकर और लटक जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ थी हुकवर्म से संबंधित। तो ये क्या होता है? एनकाइलोस्टोमा होता है। इसका लार्वा स्टेज पेनिट्रेट कर जाएगा किसको? स्किन को। टिपिकली किसको? फीट को। और माइग्रेट करेगा लंग, उसके बाद इंटेस्टाइन में, ठीक है। और कैसे शरीर में, बॉडी में थ्रो किस प्रक्रिया द्वारा या शरीर में कैसे प्रवेश करेगा? तो स्किन को पेनिट्रेट करके प्रवेश करेगा। हुकवर्म से संबंधित ये लाइन याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। लेशमानिया डोनोवनाई कौन सी बीमारी का कारण बनता है? अगेन मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको, बहुत अच्छी लाइन है। लेशमैनियासिस हो गई, लेशमानिया डोनोवनाई हो गई, काला अजार हो गया, ये तीनों एक ही चीज़ है। काला अजार को लेशमैनिया डोनोवनाई कॉज करता है, इसी को हम लेशमैनियासिस बोल देते हैं, ठीक है। लेशमैनिया कॉजेस विसरल लेशमैनियासिस, काला अजार अच्छा हाँ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, काला अजार जो होता है ना, किसके द्वारा फैलता है? ये सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, वाहक जरूर याद रखना, कौन सी बीमारी किसके द्वारा हो रही है। तो काला अजार किसके द्वारा फैलता है? सैंड फ्लाई द्वारा। या आपसे पूछा जाए लेशमैनियासिस किसके द्वारा फैलता है, तो सैंड फ्लाई एक मक्खी होती है उसके द्वारा फैलता है, ठीक है। अफेक्ट क्या करता है लेशमैनियासिस में? लीवर को और स्प्लीन को, ठीक है, यानी आपके यकृत को और प्लीहा को ये अफेक्ट करेगा। तो काला अजार अब क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्वार्फ टेपवर्म किसको बोलते हैं? ड्वार्फ टेपवर्म कौन सा है? बौना, ड्वार्फ बौना समझते हो ना, तो वो टेपवर्म कौन सा है? विच इज द ड्वार्फ टेपवर्म किसको बोलते हैं? टीनिया सोलियम को बोलते हैं, हाइमेनोलेपिस नाना को बोलते हैं, डाइफिलोब्रोथियम लेक्टम को बोलते हैं, या इकाइनोकोकस को बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ड्वार्फ टेपवर्म आपसे जब से बोला जाए तो सिंपल सी बात है, आंसर आएगा आपका भी, हाइमेनोलेपिस नाना को बोलते हैं ड्वार्फ टेपवर्म, ठीक है। इट इज ए स्मॉलेस्ट टेपवर्म, ठीक है। क्या है? टेपवर्म जनरली क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े लंबे मीटर में आते हैं टेपवर्म, ठीक है, इसीलिए इनका नाम टेपवर्म होता है। लेकिन अगर ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट है। जो हाइमेनोलेपिस नाना है ये स्मॉलेस्ट है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं ड्वार्फ टेपवर्म। क्या इन्फेक्ट करता है ह्यूमन में, और स्प्रेड कैसे होता है? डायरेक्टली थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी संदूषित भोजन से, संदूषित भोजन या पानी से ये डायरेक्टली कंटामिनेट होता है, फैल जाता है, ठीक है। तो ड्वार्फ टेपवर्म याद रखोगे। हाइमेनोलेपिस नाना को हम बोलते हैं ड्वार्फ टेपवर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन सुनो, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का मुख्य संक्रमण मार्ग क्या है? व्हाट इज द मेन रूट ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स इन्फेक्शन, ठीक है। क्या स्किन से है, क्या मॉस्किटो बाइट से फैलता है, क्या कंटामिनेटेड फूड वाटर से फैलता है, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से? हम बात करेंगे जब भी एस्केरिस की, तो वो फैलेगा कंटामिनेटेड फूड या वाटर से, ठीक है। एस्केरिस एग, जो एस्केरिस के अंडे होते हैं, ये कंटामिनेट करते हैं फूड और वाटर को, ठीक है, ये संदूषित करते हैं फूड और वाटर को। हैच इन इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू लंग्स देन बैक टू गट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। एस्केरिस के जो जनरली अंडे होते हैं वो कंटामिनेट करेंगे फूड और वाटर को, इसके बाद हैच हो जाएंगे कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। उसके बाद माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे सर? लंग में। उसके बाद वापस से आ जाएंगे आपके गट में। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? एस्केरिस से बात क्लियर है, किससे फैलेगा? फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड, ठीक है। डिपाइलिडियम कैनिनम किससे फैलता है? डिपाइलिडियम कैनिनम इज ट्रांसमिटेड बाय, ठीक है। डिपाइलिडियम कैनिनम किससे फैलता है, किससे ट्रांसमिट होता है? डॉग फ्ली है, सैंड फ्लाई है, टिक है, या मॉस्कीटो है? अब सिंपल सी बात मेरी ध्यान से सुनो, जब भी हम बात करेंगे डिपाइलिडियम कैनिनम तो ये फैलता है डॉग फ्ली, ये होता है डॉग फ्ली। इट इज़ अ टेपवर्म, ये भी एक टेपवर्म है। इन्फेक्टिंग ह्यूमंस विया इंजेक्शन ऑफ फ्लीज कैरिंग लार्वल स्टेज,
कॉमनली फ्रॉम पेट्स। देखो जो टेपवर्म होते हैं ना, जनरली क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये जब भी हमारे शरीर में जाएंगे, ये कैसे जाएंगे, ये लार्वल स्टेज में घुसते हैं, ठीक है। ये जनरली हमारे शरीर में लार्वल स्टेज में जाते हैं, उसके बाद अपने संख्या शरीर के अंदर अपनी लंबाई चौड़ाई बढ़ाते हैं, ठीक है। तो टेपवर्म जो इन्फेक्टेड करते हैं ह्यूमन को, इंजेक्शन ऑफ फ्लीज कैरिंग लार्वल स्टेज कॉमनली फ्रॉम पेट्स। तो पेट्स के अंदर जो होता है एक डॉग फ्ली, ये कॉमनली क्या ट्रांसमिट करता है, डायपिलिडियम कैनिनम को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी कौन सा डिजीज कॉज करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी की मैं बात करूं, ये किस रोग का कारण बनता है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। ब्रूसी ब्रूसी छोड़ो, आप बस एक लाइन पकड़ना, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा आपको जब भी याद आए तो इस कहाँ से, नींद, निद्रा, नींद या निद्रा जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो ट्रिपैनोसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। एक और चीज़ जो ट्रिपैनोसोमा है ना, इसका वाहक क्या है, इसका वाहक है सीसी फ्लाई। तो अब आपको मैंने कितने सारे वाहक बता दिए, लेशमानियासिस का वाहक बता दिया आपको, सैंड फ्लाई, और आपको मलेरिया का वाहक बता दिया कौन सा, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। इसके अलावा मैंने किसका वाहक बताया आपको, क्यूलेक्स वाहक बताया, बुचेरेरिया बोनकफ्टाई का। और फिर अब मैं बता रहा हूँ ट्रिपैनोसोमा का वाहक ये होता है सीसी फ्लाई, ठीक है। सीसी फ्लाई इसको बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। इट्स अफेक्ट सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीडिंग टू अल्टर्ड स्लीप वेक साइकिल्स एंड इवेंचुअली कोमा, ठीक है। तो ये कौन कॉज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का प्राथमिक लक्षण क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन का प्राइमरी सिम्टम क्या है, क्या वोमिटिंग है, डायसेंट्री है, स्किन रैसेस होते हैं या जॉन्डिस है। तो सिंपल सी बात है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जब भी अपने शरीर को अफेक्ट करेगा तो क्या आएगी, डायसेंट्री आएगी, अतिसार आएगी, पेचिस आएगा, ठीक है। इट कॉजेज अमेबिक डायसेंट्री। तो अमेबिक डायसेंट्री आपसे पूछा जाए कौन कॉज करता है सर, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देखो एक क्वेश्चन में जो भी 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं लैंग्वेज घुमा फिरा के, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो इसको ध्यान से सुनते जाना। अगर साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी लिखते जाना कि अमेबिक डायसेंट्री कौन कॉज करता है सर, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है। अगर आप चार्ट निकाल ले रहे हो तो चार्ट में आपको सिंपल सा मिल जाएगा, ठीक है। इट कॉजेज अमेबिक डायसेंट्री विद ब्लडी म्यूकस स्टूल्स बाय इन्वेडिंग इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ब्लडी म्यूकस स्टूल किस में दिखता है सर, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा अमेबिक डायसेंट्री के अंदर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लडी म्यूकस स्टूल किसके अंदर देखने को मिला, तो अमेबिक डायसेंट्री के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, किसने कॉज किया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका प्राइमरी सिम्टम क्या है, तो वो होता है डायसेंट्री। ये चीज़ ध्यान रखना, इतनी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। स्किस्टोसोमा का संक्रमण कैसे होता है, स्किस्टोसोमा का संक्रमण कैसे होता है, स्किस्टोसोमा इन्फेक्शन ऑकर्स विया। स्टिक्सोसोमा इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या ओरल इंजेक्शन से होता है, स्किन पेनिट्रेशन बाय सरकेरिया से होता है, इनहेलेशन से होता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। ये स्किस्टोसोमा इन्फेक्शन किससे होता है, ये होता है स्किन पेनिट्रेशन बाय सरकेरिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सरकेरिया जो भी होता है लार्वल फॉर्म में, ठीक है, ऑफ स्टिकोसोमा पेनिट्रेट्स इंटेक्ट स्किन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड वाटर। स्टिक्टोसोमा का लार्वा जिसको हम बोलते हैं सरकेरिया, संक्रमित पानी के संपर्क में आने पर त्वचा में प्रवेश कर जाता है। कैसे प्रवेश करेगा, स्किन को पेनिट्रेट करके। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो स्टिक्टोसोमा का संक्रमण कैसे होगा, स्किन पेनिट्रेशन से होगा। कौन करेगा, सरकेरिया करेगा। किस फॉर्म में करेगा, तो लार्वल फॉर्म में, लार्वल फॉर्म में करेगा। तो इतनी चीज़ आपको स्टिक्टोसोमा से याद होनी चाहिए। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के संक्रमण का मुख्य स्रोत क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी इन्फेक्शन। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का संक्रमण का मुख्य स्रोत क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी इन्फेक्शन बताता है। या मॉस्किटो बाइट से होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, या कैट फिकस से होता है, कंटामिनेटेड ब्लड से होता है, या रॉ मिल्क से होता है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, तो ये होता है कैट फिकस से, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी oocysts आर सेड इन कैट फिकस, एक्सीडेंटल इंगेशन लीड्स टू इन्फेक्शन। बिल्लियों के मल, फिकस किसको बोलते हैं, मल को बोलते हैं। तो बिल्लियों का जो मल होता है, कैट के जो फिकस होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, oocyst पाया जाता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का।
इन्हीं के माध्यम से संक्रमण होता है। ये गलती से एक्सीडेंटली अगर इंजेक्शन हो गए तो फिर इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। ये चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनो, माइक्रोफाइलेरिया रक्त में किस समय अधिक पाए जाते हैं? ठीक है, माइक्रोफाइलेरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड ड्यूरिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। माइक्रोफाइलेरिया मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड, सबसे ज़्यादा ब्लड में किस वक्त पाए जाएंगे? क्या मॉर्निंग में पाए जाएंगे, आफ्टरनून में पाए जाएंगे, मिडनाइट में पाए जाएंगे, या आफ्टर मील में पाए जाएंगे? मैं बात कर रहा हूँ अगर माइक्रोफाइलेरिया की, तो ये कब पाए जाएंगे सर? ये मिडनाइट में पाए जाएंगे। ठीक है, कब? किसमें? ब्लड में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। फाइलेरिया कौन कॉज करता है? वुचेरेरिया बोनक्रोफ्टाई कॉज करता है ना। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फाइलेरिया कौन कॉज करता है? वुचेरेरिया बोनक्रोफ्टाई सोज नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी। नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर, रात्रिचर हिंदी में बोलते हैं ना, रात्रिचर यानी नॉक्टर्नल। ठीक है, तो रात्रिचर या नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी के होते हैं। हाईएस्ट माइक्रोफाइलेरी काउंट एट नाइट, सबसे ज़्यादा कब दिखेंगे ये ब्लड में? मोस्ट अबंडेंट कब दिखेंगे? ये मिडनाइट में दिखेंगे। ठीक है, माइक्रोफाइलेरिया रात में अधिक संख्या में रक्त में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी यानी रात्रिचर। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ो। डिपिलोब्रोथियम लेटम से किस विटामिन की कमी होती है? विच विटामिन डिफिशियंसी इज कॉज बाय डिपिलोब्रेथियम लेटम। ठीक है, कौन सा विटामिन होता है वो डाइफिलोब्रेथियम लेटम की कमी से होती है? क्या विटामिन B1 की डिफिशियंसी होगी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी, विटामिन D की डिफिशियंसी होगी, विटामिन A की डिफिशियंसी होगी? तो मैं जब भी बात कर रहा हूँगा डाइफिलोब्रोथियम लेटम की, तो ये कॉज करेगा विटामिन B12। विटामिन B12 का हमने जब ह्यूमन फिजियो पढ़ा था तो क्या पढ़ा था सर? ये नैज कारक की कमी से होता है। नैज कारक या इसका संबंध किससे होता है सर? इंट्रिंसिक फैक्टर के पाचन। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर वर्ड आए, नैज कारक वर्ड आए, तो किससे संबंधित होता है? विटामिन B12 के। ठीक है, डाइफिलोब्रोथियम लेटम एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन द गट कॉजिंग मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होती है? कौन से विटामिन की कमी से? सर राइट आंसर इज देयर। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से ही होती है मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब सुनो ध्यान से, डाइफिलोब्रोथियम लेटम क्या करता है? यह टेपवर्म है, पहली चीज़ ये क्लियर है। आंत से क्या करता है? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, जिसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होती है। अब सिंपल सी बात है, जो आपका ये टेपवर्म हो गया, ये पेट में गया, ये क्या कर लेगा? विटामिन B12 को खा जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। पेट में बैठा है, आपका शरीर नहीं पा रहा, लेकिन ये एक टेपवर्म पा रहा है। ठीक है, तो ये टेपवर्म क्या कर लेगा? सारे विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपके शरीर में तो सिंपल सी बात है विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। तो जब आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी तो आपका शरीर कहाँ किस स्टेज में चला जाएगा? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया स्टेज में। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के पूछा गया है। ठीक है, आगे चलो। मलेरिया के फैल्सीपेरम प्रकार की गंभीरता का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द की रीजन फॉर सीवियरिटी ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया? ठीक है, मैंने आपको बताया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है वो सबसे घातक मलेरिया कॉज करता है, दुर्दम मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, कॉज करने का रीजन क्या है, क्यों कॉज करता है, की रीजन उसका क्या है? ठीक है, अब सुनो ऑप्शन। स्लो मल्टीप्लिकेशन की वजह से, RBC रोसेटिंग एंड सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से, वीक इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, क्यूबेशन की वजह से। ठीक है, तो मलेरिया के फैल्सीपेरम प्रकार की गंभीरता का मुख्य कारण क्या है? RBC रोसेटिंग एंड सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कॉजेज इन्फेक्टेड RBCs टू अडेयर टू कैपिलरीज, सिक्वेस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं ब्लॉकिंग माइक्रो सर्कुलेशन। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम संक्रमित RBC आपस में चिपककर केशिकाओं, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज का हिंदी नेम क्या है? केशिकाओं को ब्लॉक करता है, जिससे अंग क्षति होती है, जो कि माइक्रो सर्कुलेशन। अच्छा, माइक्रो सर्कुलेशन क्या है? आपके ऐसे अंग जहाँ पर आपके क्या ना पहुँच पाए, वेन या आर्टरी। ठीक है, अब आर्टरी वेन ऐसे अंग, जैसे मान लो आपकी उंगली है, उंगली की टिप है। ठीक है, उंगली की टिप तक वेन या आर्टरी तो नहीं पहुँच सकती, क्योंकि उससे पहुँचने के लिए ज़्यादा मसल्स की जरूरत है। आपकी उंगली है पतली, अब वहाँ क्या होता है? वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है सर? कैपिलरीज द्वारा होता है, केशिकाओं द्वारा होता है। अब ये क्या करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम? ये संक्रमित RBC को आपस में चिपककर केशिकाओं या कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। क्या ब्लड का फ्लो रुकेगा तो टिश्यू डेड होने लगेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि टिश्यू को चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं क्योंकि ब्लड का है ब्लॉक हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? अंग क्षति या माइक्रो सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए फैल्सीपेरम खतरनाक क्यों होता है? इसलिए खतरनाक होता है।
आरबीसी रोसेटिंग एंड सीक्वेस्ट्रेशन की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो। स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टरकोलारिस संक्रमण की पुष्टि किस नमूने से होती है? डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टरकोलारिस इज कंफर्म बाय, क्या यूरिन सैंपल से कंफर्म होता है, स्पुटम से होता है, स्टूल एग्जामिनेशन से होता है, या स्किन बायोप्सी से? अगेन अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रोंगिलॉइड्स सर्कुलरिस के हम मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमेशा याद रखना, ये किससे होगा? ये होगा स्टूल एग्जामिनेशन से। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। मल जांच में लार्वा देखा जाता है जो इसकी पहचान के लिए उपयोगी है। हमें क्या पकड़ना है सर? लार्वा को पकड़ना है। लार्वा कहाँ मिलेगा? हमें स्टूल एग्जामिनेशन में मिलेगा। देखो, हमें मेनली जितने भी हम पढ़ते हैं ना पैरासाइटोलॉजी में, पैरासाइट्स हमें 80 to 90% कहाँ से मिलते हैं सर? स्टूल से, फीकस से। ठीक है, क्यों? लार्वल फॉर्म हमें आसानी से उसमें दिख जाती है। ठीक है, तो हमें स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टरकोलारिस का लार्वा कहाँ मिल जाएगा सर? कहाँ मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा स्टूल सैंपल में। और हम कहाँ देख लेंगे सर? माइक्रोस्कोपी में। तो सिंपल सी बात है, डायग्नोसिस हम कैसे कर लेंगे? स्टूल एग्जामिनेशन द्वारा। तो इतनी चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। ट्राइकोनल स्पाइरलिस का मुख्य संक्रमण स्रोत क्या है? ठीक है, मेन सोर्स ऑफ ट्राइकोनल स्पाइरलिस इन्फेक्शन इज अंडर कुक फिश, अंडर कुक पोर्क, कंटामिनेटेड वाटर या रॉ वेजिटेबल्स। ठीक है, एक होता है ट्राइकोनल स्पाइरलिस, इसका संक्रमण किससे होता है? क्या अंडर कुक फिश? अंडर कुक बोले तो अधपका, हिंदी में क्या बोलते हैं? अधपका, यानी हम कोई चीज़ पका रहे हो, पूरी तरीके से ना पका हो, थोड़ा बहुत कच्चा रह गया हो। तो क्या मछली अंडर कुक फिश की वजह से? अंडर कुक पोर्क यानी अधपका सुअर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधपका सुअर, क्या इसकी वजह से? या फिर कंटामिनेटेड वाटर या रॉ वेजिटेबल्स? तो मैं बात कर रहा हूँ ट्राइकोनल स्पाइरलिस का, तो ये होता है अंडर कुक पोर्क की वजह से। ठीक है, इंसिस्टेड लार्वा ऑफ ट्राइकोनला आर प्रेजेंट इन पोर्क इंजेक्शन कॉज मसल इन्विजन। अधपका पोर्क खाने से इसके लार्वा, देखो अगेन लार्वा शरीर में गया ना, तो मोस्टली जो होते हैं हम लार्वल फॉर्म ही इन्फेक्टेड करते हैं ह्यूमंस को। अधपका पोर्क खाने से इसके लार्वा शरीर में मांसपेशियों तक पहुंच जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँगा अगर जब भी ट्राइकोनेला स्पाइरलिस का, तो ये किसके द्वारा होगा? अधपका सुअर या अनकुक्ड पोर्क के मीट द्वारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसस किस रोग का कारण बनता है? इकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसस किस रोग का कारण बनता है? इकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसस कॉज एस्कैरियासिस, हाइड्रेटेड डिजीज, ट्राइकोलरिस या गार्डियासिस। कर रहा हूँगा इकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसस की, तो ये क्या होगा? ये होगा हाइड्रेटेड डिजीज। ठीक है, इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड सिस्ट्स इन लीवर। क्या है ये? ग्रैनुलोसस। अच्छा, ग्रैन्यूल्स मतलब क्या होते हैं? जिसको ग्रैन्यूल्स बोल सकते हैं क्या? ग्रैन्यूल्स को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? कण बोल सकते हैं। कण, तो सिस्ट का मतलब भी होता है कण, कास्ट। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रेटेड सिस्ट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड डिजीज। तो मैं भी इसको कैसे याद कर लोगे आप? जब भी ग्रैनुलोसस की बात हो रही है, यानी ये ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं। ग्रैन्यूल किसमें? हाइड्रेटेड ग्रैन्यूल बना रहे हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? लीवर के अंदर बना रहे हैं, लंग्स के अंदर बना रहे हैं, ब्रेन के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, डॉग्स आर डेफिनेटिव होस्ट्स। ठीक है, इसके होस्ट्स क्या होते हैं? डॉग्स होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना इकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसस के। यह लीवर फेफड़ों में हाइड्रेटेड सिस्ट बनाता है। मुख्य होस्ट कुत्ता होता है। इतनी चीज़ ध्यान रखना इकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसस से। अगला क्वेश्चन सुनो। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और नॉन पैथोजेनिक एंट अमीबा में क्या डिफरेंस है? हाउ इज द पैथोजेनिक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज? ठीक है, एंट अमीबा कैसे होते हैं? दो स्पीसीज होते हैं। एक होता है पैथोजेनिक, यानी आपको डिजीज कॉज कर देगा, बीमार कर देगा। एक होता है नॉन पैथोजेनिक, ये आपको बीमार नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में हमें डिफरेंस करना हो तो कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्या साइज द्वारा कर सकते हैं, मोटेलिटी द्वारा कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंजेस्टेड आरबीसीज द्वारा कर सकते हैं, या शेप द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सी, प्रेजेंस ऑफ इंजेस्टेड आरबीसीज द्वारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक फॉर्म को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंजेस्टेड आरबीसीज पैथोजेनिक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इंजेस्टेड आरबीसीज विजिबल इन ट्रोफोजोइड स्टेज अंडर माइक्रोस्कोप। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजोइड में आरबीसी पाए जाते हैं जो कि इसे पैथोजेनिक साबित करते हैं।
तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी ये भी पूछा जाए ना, एंटामीबा हिस्टोलिटिका को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके अंदर किस फॉर्म में हमें आरबीसी मिलता है, तो वो हमें मिलता है ट्रोफोजोइड फॉर्म में। ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, प्रेजेंस ऑफ इंजेस्टेड आरबीसी चेक कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है। इस वजह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सुनो, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू, क्या मॉस्किटो द्वारा फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है या कंटामिनेटेड वाटर से? मैं बात कर रहा हूँ ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से, ठीक है। संक्रमण कहाँ करता है? वेजाइना में करता है। तो सिंपल सी बात है, कैसे फैलेगा सर? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द्वारा फैलेगा, ठीक है। इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोअन कॉजिंग वेजाइनिटिस एंड यूरिथ्राइटिस, ठीक है। यह यौन संपर्क से फैलने वाला रोग है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोअन है, परजीवी है जो जनरांग संक्रमण करता है। नाम से पकड़ लोगे वेजाइनलिस, तो कैसे फैलेगा? ये सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा फैलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, विच पैरासाइट इज एसोसिएटेड विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस? कौन सा पैरासाइट है जिसकी वजह से आयरन की कमी से अच्छा एनीमिया कब भी होगा? एनीमिया जब भी होगा हमें ब्लड की कमी, आयरन की कमी देखने को मिलेगी। तो ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो आयरन की डेफिशिएंसी करा देगा, इसकी वजह से क्या आ जाएगा सर? एनीमिया आ जाएगा, ठीक है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स की वजह से होगा, हुकवर्म एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेली की वजह से होगा, ट्राइक्यूरिस ट्राइग्यूरा की वजह से होगा या एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की वजह से होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ये जब भी होगा हुकवर्म या एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेली की वजह से होगा, ठीक है। Hookworm attached to intestinal mucosa and suck blood, leading to chronic blood loss and iron deficiency anemia. मैंने जब आपको स्ट्रक्चर बताया था एंटामीबा हिस्टोलिटिका के या हुकवर्म की, तो बताया था ऐसे आगे इसके हुक बना रहते हैं, ठीक है। इसी हुक द्वारा इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, ठीक है, और ये क्या करता रहता है? वहाँ से ब्लड को सक करता है, यानी खून को चूसता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ब्लड को ये सक कर ले रहा है तो शरीर में ब्लड की लॉस होगी। और कैसे होगी? अब इतना बड़ा तो ये परजीवी है नहीं, छोटा सा कीड़ा है, तो ये क्रॉनिक करेगा, यानी दीर्घकालिक। यानी आज मान लो इसने ब्लड सक करना चालू किया, अब छोटा सा कीड़ा है तो ऐसा तो नहीं एक ही दिन में आपका सारा ब्लड खत्म कर देगा, नहीं, धीरे धीरे करके आपके ब्लड लॉस को चालू रखेगा। इसलिए क्रॉनिक ब्लड लॉस इसी में देखने को मिलती है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी देखने को मिलती है। तो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेली क्या कॉज करता है? आयरन की कमी से एनीमिया कॉज करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लैंग्वेज को पकड़ लेना क्वेश्चन का, आप सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। विच पैरासाइट कॉज ऑटो इन्फेक्शन? कौन सा परजीवी स्वयं से संक्रमण करता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो इन्फेक्शन? गार्डिया लिम्बिया, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, हाइमेनोलेपिस नाना, ठीक है, या टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेनोलेपिस नाना, जिसको हमने क्या बोला था सर? ड्वार्फ टेपवर्म। ये कॉज करता है ऑटो इन्फेक्शन। नाना इज अ यूनिक cystode that completes its life cycle in the same host by auto infection. यह एक ऐसा टेपवर्म है जो एक ही शरीर में जीवन चक्र पूरा कर लेता है। देखो जनरली पैरासाइट्स में क्या होती है, टेपवर्म में क्या होती है, जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2-3 होस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑटो इन्फेक्शन का क्या मतलब हुआ? एक ही होस्ट के अंदर ये अपना पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये इसलिए ऐसा टेपवर्म है जो एक ही शरीर में एक ही होस्ट के अंदर अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑटो इन्फेक्शन। कौन कॉज करता है? हाइमेनोलेपिस नाना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन वही क्वेश्चन, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी क्या कॉज करता है? सिंपल सी बात है, किसके द्वारा फैलता है? वेक्टर क्या है? तो लेशमैनियासिस, काला आजार, ट्रिपैनोसोमा, ये सब चीजें याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी क्या कॉज करेगा सर? किसके द्वारा फैलेगा? सीसी फ्लाई द्वारा फैलता है, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई, इट्स कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। सीसी फ्लाई के माध्यम से फैलने वाला एक परजीवी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अगला सुनो, डायग्नोस्टिक स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन स्टूल इज। मल में एंटामीबा हिस्टोलिटिका की पहचान किस अवस्था से होती है, किस स्टेज से होती है? अगर हमें डायग्नोस करना हो किसको, एंटामीबा हिस्टोलिटिका को, किसके अंदर? स्टूल के अंदर, तो हम कैसे पहचानेंगे? क्या सिस्ट से पहचानेंगे, ट्रोफोजोइड से पहचानेंगे, स्पोर से पहचानेंगे या लार्वा से पहचानेंगे, ठीक है। तो हम पहचान रहे हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका को, कैसे पहचानेंगे सर? सिस्ट से पहचानेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिस्ट। सिस्ट आर इन्फेक्टिव एंड डायग्नोस्टिक फॉर्म सीन इन फॉर्म्ड स्टूल। बने हुए मल में सिस्ट ही वह रूप है जिससे रोग की पुष्टि की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है ये।
अगेन क्वेश्चन अगर सुनो, विच प्रोटोजोआ कॉज जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। थोड़ी देर पहले आपको बताया वेजाइना और यूरिथ्रा ट्रैक्ट में कौन इन्फेक्शन कॉज करता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, जनरांग संक्रमण करता है ये पैरासाइट, ठीक है। अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन कॉजिंग वेजाइनिटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, या यौन संपर्क द्वारा फैलता है और महिलाओं में वेजाइनाइटिस कॉज करता है। विच पैरासाइट फॉर्म सिस्ट्स इन ब्रेन, ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो मस्तिष्क में सिस्ट बना देता है, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, गार्डिया लैम्बिया या ट्राइकेनेला स्पाइरलिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन में सिस्ट बनाने का काम कौन करेगा सर, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। कॉजेस सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, यह दिमाग में सिस्ट बनाता है और HIV रोगियों में गंभीर रूप से ले सकते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब इम्यून सिस्टम डाउन हो गई। किस डिजीज में डाउन होती है सर, HIV या एड्स में डाउन होती है। क्यों, क्योंकि इसमें आपका CD4 सेल्स नष्ट हो जाती हैं। जब CD4 सेल्स नष्ट हो जाएंगी तो आपके इम्यून सिस्टम को कौन बताएगा कि अब आ गया है, अब मारो, ठीक है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर कौन कॉज करता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी क्या बनाता है, सिस्ट बनाता है सर, कहाँ बनाता है, ब्रेन में। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस कॉमनली कॉज, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस से समानता कौन सा लक्षण होता है, क्या कॉज करता है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। क्या ये डायरिया कॉज करेगा, एनल इचिंग कॉज करेगा, फीवर कॉज करेगा या एनीमिया कॉज करेगा। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस क्या कॉज करेगा, एनल इचिंग कॉज करेगा, ठीक है। द फीमेल वर्म लेज एग अराउंड एनल रीजन एट नाइट कॉजिंग प्रूटिटस एनाई, ठीक है। रात में अंडे देने की प्रक्रिया के कारण गुदा में खुजली होती है। एनस में क्या होगी, ईचिंग होगी। कब एग कब देगा, ये एग देगा एट नाइट, ठीक है। तो नाइट में क्या देता है, एग देता है। इसकी वजह से एनस में क्या होती है, खुजली होती है। एनल रीजन में क्या होता है, ईचिंग होता है। तो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की वजह से क्या होगा, एनल ईचिंग होगा। अच्छा क्वेश्चन है। विच पैरासाइट इज फाउंड इन अंडर कुक्ड क्रेब या क्राइफिश। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अंडर कुक्ड पोर्क से क्या फैलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ अंडर कुक्ड क्रैब या क्राइफिश, इससे क्या फैलेगा। अधपके केकड़े या क्रेफिश से कौन सा परजीवी फैलता है, फैसियोला हिपैटिका, पैरागोनिमस वेस्टरमनाई, क्लोनोर्किस साइनेसिस या टीनिया सोलियम। अब ये बताओ चारों में से कौन सा ऐसा परजीवी है जो अंडर कुक्ड क्रैब या क्राइफिश की वजह से फैलता है, इनके खाने की वजह से फैलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी, पैरागोनिमस वेस्टरमनाई, ठीक है। नोन एज लंग फ्लूक इज ट्रांसमिटेड बाय अंडर कुक्ड क्रैब या क्रैकफिश। यह परजीवी फेफड़ों में संक्रमण करता है और अधपके समुद्री जीवों से फैलता है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए अंडर कुक्ड क्रैब या क्रैकफिश से क्या फैलेगा, तो पैरागोनिमस वेस्टरमनाई, ठीक है। व्हिपवर्म किसे कहते हैं, व्हिपवर्म यानी चाबुक। आपने चाबुक देखा है, चाबुक कैसा होता है, चाबुक ऐसे कुछ ऐसे होता है, नीचे थोड़ा सा ऐसे चौड़ा होता है, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे पतला होते होते आगे किनारों पर एकदम पतला हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है ये, इसी को हम बोलते हैं चाबुक। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हिप। अब ऐसा कौन सा कीड़ा दिखता है, ठीक है। विच इज फॉलोइंग इज कॉल्ड द व्हिपवर्म। किसे व्हिपवर्म कहते हैं, क्या एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स को बोलते हैं, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा को बोलते हैं, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को बोलते हैं, या स्ट्रोंगिलोइड्स स्टरकोलरिस को बोलते हैं। तो व्हिपवर्म हम जब भी बोलेंगे हम बोलेंगे ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा को, ठीक है। इट्स लाइक अ व्हिप लाइक एंटीरियर एंड थिकर पोस्टीरियर इज कॉल्ड व्हिपवर्म। मैंने अभी बताया चाबुक में क्या होता है, व्हिप में क्या होता है, अगला भाग पतला और पिछला भाग मोटा होता है, जो कोड़े जैसा या चाबुक जैसा प्रतीत होता है। चाबुक में क्या, जहाँ हैंडल पकड़ते हो मोटा होता है और आगे का पार्ट पतला होता है। और ये वर्म कैसा दिखता है, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, ये कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। इसका पीछे का भाग मोटा और आगे का भाग पतला होता है, जो कोड़े जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं व्हिपवर्म। तो व्हिपवर्म हम किसे बोलेंगे, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा को। विच पैरासाइट वर्म कॉजेस रेक्टल प्रोलैप्स इन चिल्ड्रेन। बच्चों में रेक्टल प्रोलैप्स किस परजीवी कृमि से होता है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, एस्केरिस लुब्रिकोइड्स या स्ट्रोंगिलोइड्स स्टरकोलरिस। तो ये होता है व्हिपवर्म से, ठीक है। तो व्हिपवर्म कौन सा था, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। हैवी इन्फेक्शन विद ट्राइक्यूरिस जिसको हम बोलते हैं व्हिपवर्म,
कैन वीकन द रेक्टल वॉल लीडिंग टू रेक्टल प्रोलैप्स, ठीक है। ट्राइक्यूरिस के अत्यधिक संक्रमण से मलद्वार की मांसपेशियां कैसी हो जाती है, कमजोर होकर बाहर निकल जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। तो रेक्टल प्रोलैप्स किस में देखने को मिलेगा सर, बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा। क्या होता है ये, इसमें जो आपके रेक्टल मार्ग होते हैं बच्चों में, उसकी क्या होती हैं, उसे ट्राइक्यूरिस की अत्यधिक संक्रमण हो जाएगी तो वहाँ की जो मांसपेशियां हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों में रेक्टल प्रोलैप्स कौन कॉज करेगी, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। विच प्रोटोजोन पैरासाइट मल्टीप्लाइज इन आरबीसी। अब देखो मैंने आपसे क्या बताया था, मलेरिया से कैसे कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सा प्रोटोजोआ लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि करता है। अब आरबीसी में कौन ग्रोथ करता है, सिंपल सी बात है, हमें प्लाज्मोडियम ग्रोथ करता है। प्लाज्मोडियम कौन कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम इसमें से खोजो कौन सा है, क्या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारक है, लेशमैनिया डोनोवानाई है, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी है, गार्डिया लिम्बिया है। तो राइट आंसर इज ए प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज इन्वेड एंड रेप्लिकेट इनसाइड रेड ब्लड सेल्स लीडिंग टू देयर डिस्ट्रक्शन। प्लाज्मोडियम आरबीसी में घुसकर उनकी वृद्धि करता है जिससे आरबीसी टूट जाते हैं, तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच पैरासाइट कॉज ग्राउंड इच एट साइट ऑफ एंट्री। त्वचा में प्रवेश स्थल पर ग्राउंड इच, ठीक है। अच्छा ग्राउंड किसको बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ना ग्राउंड रिपोर्टिंग, जिसे अपने न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो हाँ बोलते होंगे एंकर सब कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ग्राउंड मतलब जिस स्थान पर वारदात हो रही है वहीं से रिपोर्टिंग करना। तो ऐसे होती है ईच, खुजली कहाँ हो रही है, मौकाए वारदात पर हो रही है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते थे ग्राउंड इच, यानी ग्राउंड इज खुजली साइट ऑफ एंट्री। अब पैरासाइट कहाँ एंट्री कर रहा है, जिस साइड से एंट्री कर रहा है वहां पर ग्राउंड इच होगी, मौकाए वारदात पर खुजली होगी। ये किस परजीवी से होती है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से होगी, हुकवर्म से होगी, टीनिया सोलियम से होगी, या ट्राइकेला स्पाइरलिस से होगी। तो सिंपल सी बात है ये हुकवर्म से होती है, ठीक है। लार्वा पेनिट्रेट स्किन कॉजिंग ईचिंग एंड डर्मेटाइटिस कॉल्ड ग्राउंड इच। त्वचा में लार्वा घुसने से वहां पर खुजली होगी। देखो कोई सी बात है, स्किन को पेनिट्रेट करके लार्वा घुसेगा तो खुजली तो होगी ही और सूजन हो जाती है, जिसे ग्राउंड ईचिंग कहा जाता है। तो ग्राउंड इच एट साइट ऑफ एंट्री कौन कराएगा, हुकवर्म कराएगा, ठीक है। विच हेलमिंथ है स्कोलेक्स विद सकर एंड हुकलेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। किस हेलमिंथ का स्कोलेक्स सकर्स और हुकलेट्स से युक्त होता है, ठीक है। क्या टीनिया सैगिनाटा का होता है, टीनिया सोलियम का होता है, डाइफिलोब्रोथियम लेटम का होता है, या इकानोकोकस ग्रेनुलोसस का होता है, ठीक है। तो सकर्स और हुकलेट ये दो चीज़ किसके अंदर पाई जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना, टीनिया सोलियम के अंदर पाई जाएंगी। इसी को हम बोलते हैं फीता कृमि, ठीक है। टीनिया सोलियम है बोथ सकर एंड हुकलेट, दोनों होते हैं इसके पास, सकर्स भी होते हैं हुकलेट भी होते हैं ऑन स्कोलेक्स लाइक टीनिया सैगिनाटा, ठीक है। टीनिया सोलियम के सिर पर सकर्स और हुकलेट्स दोनों होते हैं, जबकि सैगिनाटा में क्या होते हैं, सिर्फ सकर्स। टीनिया तो ये भी है, टीनिया ये भी है, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे, क्या सैगिनाटा होगा या सोलियम होगा। तो सोलियम में दोनों होगा और सैगिनाटा में क्या होगा, सिर्फ सकर्स होगा। अगर मैं बात करूँ सकर्स प्लस हुकलेट दोनों किस में पाए जाएंगे, तो सोलियम में। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ सकर्स की, सिर्फ सकर्स कहाँ पाए जाएंगे, तो सैगिनाटा में, ठीक है। तो सकर्स और हुकनेट कहाँ पाए, और हेलमिंथ आपको सिर पकड़ते ही टीनिया याद आ जाना चाहिए, है प्लेटी हेलमिंथिस का सदस्य है, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथिस का कौन सा सदस्य है जिसके अंदर सकर्स और हुकलेट दोनों पाए जाएंगे, तो वो हो जाएगा टीनिया सोलियम। विच पैरासाइट कॉज सेरिब्रल सिस्टिस सर्कोसिस, ठीक है। मस्तिष्क में सिस्टिस सर्कोसिस किस परजीवी से होता है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस से होगा, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी से होगा, टीनिया सोलियम लार्वल फॉर्म से होगा, या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में सिस्ट कौन कॉज करता है सर, लार्वल फॉर्म ऑफ टीनिया सोलियम कॉज करता है, ठीक है। ह्यूमन इंजाइसिस एक लार्वल माइग्रेट टू द ब्रेन एंड कॉज सिस्टिस सर्कोसिस। अब सिस्टिस सर्कोसिस से क्या मतलब है, सिस्ट यहाँ से समझ में आ रहा है, सिस्ट किसमें, सेरिब्रल यानी ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन जब क्या करेगा, ह्यूमन के अंदर इंजेस्टिस एक घुस जाएंगे तो ये लार्वल माइग्रेट होकर कहाँ जाएंगे, ब्रेन के अंदर, और सिस्टिस सर्कोसिस कॉज करेंगे। अंडों के सेवन से लार्वा मस्तिष्क में जाकर सिस्ट बना लेता है, इसे न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन सुनो, स्कॉच टेप टेस्ट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कॉच टेप टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस। स्कॉच टेप टेस्ट किस निदान में प्रयोग होता है, किसकी डायग्नोसिस में प्रयोग होता है, गार्डिया लैम्बिया के, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा के, या एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के निदान में हम क्या करते हैं, स्कॉच टेप टेस्ट यूज करते हैं। स्टिकी टेप कलेक्ट्स एक फ्रॉम पेरी एनल रीजन
सीन अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये वर्मिकुलरिस एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस कहाँ करता है, एनल क्षेत्र में क्या करता है, इचिंग कॉज करता है, ठीक है, किसमें, चिल्ड्रंस के अंदर। तो ये क्या होता है, स्कॉच टेप टेस्ट में क्या होता है, स्टिकी टेप होते हैं जो इसके एक्स को कलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ पर, पेरी एनल रीजन से, और कहाँ पर हम इसको देख के पकड़ लेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। गुदा क्षेत्र में टेप पर अंडे चिपक जाते हैं जिससे हम माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। तो स्कॉच टेप टेस्ट हम कहाँ यूज करेंगे, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के अंदर, ठीक है। हाइड्रेटेड सिस्ट, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, सिस्ट मतलब ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब ग्रेनुलोसस, तो आप आंसर सीधे लगा देना, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस जो बनाएंगे हाइड्रेटेड सिस्ट, ठीक है। कहाँ मिलते हैं सर, डॉग टेपवर्म, सिस्टिक स्ट्रक्चर्स इन लिवर, लंग एंड ब्रेन इन ह्यूमंस, कुत्ते के टेपवर्म से संक्रमित होकर मानव शरीर में यकृत, फेफड़े या मस्तिष्क में सिस्ट बनाते हैं। तो हाइड्रेटेड सिस्ट आपको कहाँ मिलेंगे सर, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस से मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच पैरासाइट कॉज पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, जिसको हम बोलते हैं रोमानास साइन, ठीक है। आंखों के आसपास, पेरी ऑर्बिटल मतलब क्या, पेरी मतलब आसपास, किसके, ऑर्बिटल मतलब आंख के, ठीक है। आंखों के आसपास सूजन, जिसको हम बोलते हैं रोमानास साइन, ये किस परजीवी से होता है, किस पैरासाइट से होता है, क्या ट्रिपेनोसोमा क्रूजियाई से होता है, लेशमानिया डोनोमनाई से होता है, बुचेरेरिया ब्रोनकफ्टाई से होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी से होता है, ठीक है। तो पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग की मैं बात करूंगा तो ये किससे होगा, ये होगा सर ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से, ठीक है। सीन इन एक्यूट चेजेस डिजीज ड्यू टू एंट्री ऑफ पैरासाइट विया आई मिकोजा, इसमें जो पैरासाइट होता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का, ये कैसे घुसता है शरीर में, ये एंट्री लेता है किससे, आई की म्यूकोजा से, म्यूकोजा लेयर से, आंख की श्लेष्म झिल्ली से परजीवी के प्रवेश से सूजन होती है और यह चेजेस रोग का लक्षण है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एलिफेंटियासिस इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स बाय लसिका। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था वुचेरेरिया ब्रोनकफ्टाई का, ठीक है, और मैंने बताया था इसकी वजह से होता है हाथी पाँव यानी एलिफेंटियासिस, ठीक है, या फाइलेरियासिस। अब क्वेश्चन आपसे कैसे घुमा के पूछ सकता है, एलिफेंटियासिस इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स, इतना बड़ा आपको लाइन दे दिया, सीधे सीधे ये ना पूछ के एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है। अब इसको पढ़ने में अगर बचोगे तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है। ये सब ध्यान नहीं देना, सीधे आपको बताना है एलिफेंटियासिस कौन कॉज करता है। कॉज तो करता है कैसे, लसिका वाहिकाओं के अवरोध से, सिंपल सी बात है, ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन आपको क्या बताना है, हाथी पाँव या एलिफेंटियासिस से होता है, तो वुचेरेरिया ब्रोनकफ्टाई से होता है, ठीक है। एडल्ट वर्म ब्लॉक लिम्फेटिक फ्लो जो कॉज करता है क्रोनिक स्वेलिंग, वयस्क कृमि लसिका प्रवाह रोक देते हैं जिससे अंगों में सूजन बढ़ जाती है, तो वुचेरेरिया ब्रोनकफ्टाई से क्या होता है, एलिफेंटियासिस होता है, ठीक है। लार्वा माइग्रेंस क्यूटेनियस इन सीन इन, ठीक है, लार्वा माइग्रेंस ये किस परजीवी से होता है, त्वचा में, ठीक है, स्किन में। क्यूटेनियस लेयर कहाँ पाई जाती है, ठीक है, सब क्यूटेनियस स्किन में पाई जाती है। तो स्किन में लार्वा माइग्रेंस किस परजीवी से होता है, नेक्टर अमेरिकनस से होता है, एनकाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस से होता है, टीनिया सैगिनाटा से होता है, या एस्केरिस लुब्रिकोइड से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एनकाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस, ठीक है। दिस डॉग कैट हुकवर्म लार्वा वंडर्स इन ह्यूमन स्किन कॉजिंग सर्पिगिनस लीजन, ठीक है। कुत्ते या बिल्ली के हुक्म से लार्वा मानव त्वचा में घुसकर रेंगने जैसे घाव करते हैं, तो लार्वा माइग्रेंस या क्यूटेनियस कहाँ सीन होगा हमें, एनकाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस से। विच पैरासाइट सो माइक्रोफाइलेरिया विद सीथ इन ब्लड स्मेयर, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन देखो घुमाने के लिए है, ये सब इग्नोर करो, पकड़ो क्या, माइक्रोफाइलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया, फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस, आंसर सीधे लगा देना वुचेरेरिया ब्रोनकफ्टाई, कुछ इधर उधर सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो, रक्त स्मेयर में सीथ सहित माइक्रोफाइलेरिया किस परजीवी में दिखता है, तो इसका राइट आंसर होगा वुचेरेरिया ब्रोनकफ्टाई, ठीक है। सीटेड माइक्रोफाइलेरियाई विद नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी, मैंने आपको बताया था रात्रि में अपनी संख्या ब्लड में सबसे ज्यादा दिखाएंगे, ठीक है। नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी सीन इन पेरिफेरल ब्लड, रात में खून में दिखने वाले माइक्रोफाइलेरिया जिनके ऊपर झिल्ली होती है, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वुचेरेरिया ब्रोनकफ्टाई। विच पैरासाइट इज लिंक विटामिन B12 डिफिशियंसी, मैंने आपको बताया था विटामिन B12 पेट में जाके जब वही खा जाएगा तो आपके शरीर को क्या मिलेगा, कौन खाता है, डाइफिलोब्रोथियम लेटम, ठीक है। इट एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से होगा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, B12 की डिफिशियंसी से क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। यह टेपवर्म आंत में विटामिन B12 को सोख लेता है जिससे एनीमिया हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन विच पैरासाइट मैन एक्ट्स एज इंटरमीडिएट होस्ट, ऐसा कौन सा पैरासाइट होता है जिसके में मानव
मध्यवर्ती होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है, टीनिया सैगिनाटा, टीनिया सोलियम या सिस्टिसर्कोसिस, एस्केरिस लुब्रिकोइड्स या इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, तो मैन किस में एक्ट करेगा एज इंटरमीडिएट होस्ट, वो करेगा टीनिया सोलियम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिसर्कोसिस। ठीक है, इन सिस्टिसर्कोसिस ह्यूमन इंजेस्ट एग एक्ट एज इंटरमीडिएट होस्ट, अंडों के सेवन से मानव शरीर में लार्वा बनते हैं और यह मध्यवर्ती होस्ट बन जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या होस्ट है टीनिया सोलियम के? टीनिया सोलियम का सबसे बड़ा होस्ट होता है पिग या पोर्क। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज मोस्ट सीवियर इन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस सबसे गंभीर किस में होता है? क्या हेल्दी एडल्ट में होगा? सिंपल सी बात, ऑप्शन पढ़ते ही काट लो। एडल्ट हेल्दी है तो उसमें टॉक्सोप्लाज्मा, उसमें कोई भी संक्रमण क्यों होगा? ठीक है, इसके अलावा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स होगा, स्कूल चिल्ड्रन में होगा, या अर्ली एल्डरली विदाउट कॉम्ब्रोबाइडेट से होगा। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस सबसे ज़्यादा कब होता है? मैंने आपको बताया था इम्यूनो कम्प्रोमाइज या HIV पेशेंट्स में। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जिसमें इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। कॉज इंसेफ्लाइटिस इन ब्रेन सिस्ट एंड HIV पेशेंट। ठीक है, HIV या कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में मस्तिष्क संक्रमण कर सकता है क्या? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, इन्फेक्टिव फॉर्म और गार्डिया लिम्बिया। ठीक है, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ गार्डिया लिम्बिया क्या है? ट्रोफोजोइट है, सिस्ट है, स्पोर है या ओवा है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व कर लो। गार्डिया लिम्बिया का इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है? क्या ट्रोफोजोइट होता है, क्या सिस्ट होता है, स्पोर होता है या ओवा होता है? तो मैं जब भी बात कर रहा हूँ गार्डिया लिम्बिया का, तो इसका इन्फेक्टिव रोग होता है सिस्ट। ठीक है, सिस्ट आर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंट एंड सर्वाइव इन कंटामिनेटेड वाटर, सिस्ट वातावरण में जीवित रहकर दूषित पानी से संक्रमण फैलाता है। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी मैं बात करूँगा गार्डिया लिम्बिया की, तो ये सिस्ट इसका संक्रामक रूप होता है। तो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पैरासाइटोलॉजी में आते हैं। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको शायद ही देखने को मिले, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करके घुमा फिरा के यही पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगले लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? माइकोलॉजी प्लस इम्यूनोलॉजी दोनों। इसके बाद हमारा माइक्रोबायोलॉजी पूरी एकदम पॉलिश लग जाएगी। बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होगा माइक्रोबायोलॉजी में, अगर आपने ये 6 लेक्चर कर लिए। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और नोट्स टेलीग्राम से ले लेना, ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।